बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज से मैं मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान और मुख्तसर अल्फाज में कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करवाऊँ, और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स और डायग्राम से भी उसकी वजाहत करूँगा। आज के लेक्चर में हम टॉपिक 1, 2 एंड 3 को कवर करेंगे। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं करवाऊँगा, जस्ट जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं हाईलाइट करूँगा और बाकी को मैं अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो स्टेट हैं, स्टेट ऑफ मैटर, यानी फेजेस आपने पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस में। 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो हर प्राइमरी क्लास बच्चे को भी पता है, ठीक है। अच्छा, इनमें से 2 स्टेट जो हैं, 2 फेज जो हैं वो फ्लूइड में आते हैं। वो कौन कौन से? लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस जो हैं ये आपके किस में आते हैं? फ्लूइड में आते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है जी, इन सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इन फ्लूइड स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। इन चीज़ों का क्या मतलब है? पहले हम ये 3 डेफिनेशन देख लेते हैं, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। फिर हम इस पैराग्राफ की तरफ आएंगे, इस सेंटेंस की तरफ आएंगे, ठीक है जी। तो स्ट्रेस देखिएगा, स्ट्रेस बेसिकली अप्लाइड फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उसको अगर हम यूनिट एरिया में देख लें, यानी पर मीटर स्क्वायर में देख लें, तो आपकी स्ट्रेस कहलाएगी। अब यहाँ पर स्ट्रेस हम पढ़ रहे हैं किसी भी फ्लूइड के ऊपर लगने वाली फोर्स। जैसे अगर वाटर है तो वाटर के ऊपर लगने वाली फोर्स 1 मीटर स्क्वायर मीटर में वो आपकी फोर्स क्या कहलाएगी? स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या है जी? इसकी डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपकी क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। अच्छा, स्ट्रेस 2 तरह की हो सकती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शेयर स्ट्रेस। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है और शेयर स्ट्रेस क्या होती है, इसकी मैं आपको एग्जांपल अगर दे दूं रियल लाइफ से। अगर आपने पानी में एक प्लेट या कोई भी चीज़ रखी है, आप उसको अगर डुबोना चाहते हैं तो सिंक करवाने के लिए आपको ऊपर से नीचे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है इसको हम नॉर्मल फोर्स का या नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वही प्लेट पानी के साथ बहानी हो, पानी के बहाव के साथ उसको आगे लेके जाना हो, मूव करना हो, तो हम एक साइड से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो वो जो फोर्स होगी वो आपकी शेयर स्ट्रेस कहलाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाली फोर्स सीधी फोर्स है ना, परपेंडिकुलर जैसी ये वाली है, ये आपकी क्या होती है? नॉर्मल फोर्स होती है। और इसके ऊपर जो आपका एक पॉइंट पे टच करके फोर्स आती है, यानी इसी की परपेंडिकुलर फोर्स, वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी शेयर स्ट्रेस कहलाएगी, शेयर फोर्स कहलाएगी, ठीक है। ये आपका फार्मूला है स्ट्रेस का, और ये जो स्ट्रेस है ये टेंजेंशियल फोर्स वाली स्ट्रेस है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि जो नॉर्मल फोर्स होती है इसके कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, और जो शेयर स्ट्रेस होती है इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं, ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उस रेस्ट की शक्ल में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स आपकी प्रेशर कहलाएगी। जैसे अगर बॉटल में पानी है
तो पानी के ऊपर भी फोर्स लग रही होती है, तो वो फोर्स या वो जो स्ट्रेस है वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी। ठीक है। और उस सूरत में जो शेयर स्ट्रेसेस होती हैं वो नॉर्मल शेयर स्ट्रेसेस जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं और ओनली नॉर्मल फोर्सेस लग रही होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और दूसरी फोर्सेस हैं, सरफेस फोर्सेस है, सरफेस टेंशन की फोर्सेस है, तो वो आपकी लग रही होती हैं, शेयर स्ट्रेस उसमें ज़ीरो होता है। चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 में जो चीज़ें करने वाली हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस हैं, यानी किन किन एरिया में आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन होती हैं। तो ये मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये जस्ट आपने याद रख लेना है। इसको आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से भी चेक कर सकते हैं, हज़ारों आपको मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, बस इनकी एप्लीकेशन याद रख लेनी है आपने। ऑल आर्टिफिशियल हार्ट्स हैं, आर्टिफिशियल हार्ट जो बनते हैं वहाँ पर भी आपको पता फ्लूइड का काम होता है, तो फ्लूइड की एप्लीकेशन वहाँ पर भी होती है। ब्रीदिंग मशीन्स हैं, डायलिसिस सिस्टम मशीन्स हैं। ठीक है, और इसी तरह ऑर्डिनरी हाउसेज हैं, ये जो पाइप होते हैं घरों में। ठीक है, पाइपिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, ये मैंने इसीलिए हाईलाइट कर दिया कि बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं को आपने देख लेना है। ठीक है, इसी तरह ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे गाड़ियां हैं, इनमें भी जितने भी फ्लूइड के काम होते हैं वहाँ पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स अमल पैरा होती है। इस तरह फ्यूल पंप्स हैं, गाड़ी के अंदर फ्यूल पंप्स होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, कार्बोरेटर्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, पावर स्ट्रेन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमीटर हैं, रेडिएटर हैं, इन द टायर्स आल्सो, ये इसके बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं और बिल बोर्ड हैं, ये सारी चीज़ें जिनमें आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाई होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे हम इसी तरह रेन साइकिल है और भी हैं, ये चीज़ें आपकी सारी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं। ठीक है जी, इस तरह टॉप ऑफ द ट्रीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का। जी टॉपिक नंबर 3 है, ये थोड़ा डिफरेंट है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि ये कंसेप्चुअल है बहुत ज़्यादा, तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 कंपोनेंट देख लिए हुए हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं और नॉर्मल जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अच्छा, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये सपोज़ आपके पास एक प्लेट है जिसको आपने पानी के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप पानी का फ़्लो कर रहे हैं। तो पानी का जब फ़्लो करते हैं तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ये जो प्लेट का है, इसकी सरफेस पे पानी की एक लेयर बनती है जिसकी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और इसमें विस्कस फोर्सेस होती हैं। ठीक है, विस्कासिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से देखिएगा कि ये जो सरफेस है प्लेट की, इस प्लेट की सरफेस पे जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। यानी जहाँ पर जो लेयर है वो स्लिप नहीं होती, इसके साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। इस प्लेट के साथ पानी की एक लेयर जो है वो क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आपकी ये वाली लेयर आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, तो इस लेयर की क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी, जो लेयर की वेलोसिटी होती है ना, जो आपकी पानी की वेलोसिटी होती है फ्री स्ट्रीम की, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी इस प्लेट के ऊपर आपने पानी को फ्लो किया, तो फ्लो करने के बाद उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, चूँकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी।
लेकिन ये याद रखिएगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे और ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे और ज़्यादा होगी। या इसको ये कह लें कि ये आपकी v0 है, ये v1 है, v2, v3 एंड v4 एंड सो ऑन। तो v0 की वेलोसिटी v1 से कम है, v1 की v2 से एंड सो ऑन। सो इस तरह अगर आप डिफरेंट पॉइंट पे लेंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, ये जो लेयर होगी इसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप तमाम पॉइंट पे एक ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। अब इन तमाम ग्राफ को अगर आप कंबाइन कर लें तो इस तरह की एक लेयर बनेगी। ठीक है, अब ये जो लेयर होती है ना, ये मैंने यहाँ पर बनाई नहीं हुई, आप बना लीजिएगा। इन तमाम पॉइंट को अगर मिला के बनाते हैं तो ये जो लेयर होगी ना, इसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देते हैं। यानी ये बाउंड्री लेयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पर विस्कोसिटी, या जिसको आप आम सेंस में फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन फ्लूइड में इसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। ये जो विस्कोसिटी है ये रहती है किसी न किसी सेंस में रहती है, लेकिन जब इसके आगे बढ़ जाते हैं तो ये विस्कोसिटी, यानी इस पॉइंट पे विस्कोसिटी ना होने के बराबर हो जाती है। एनीहो, जब ये विस्कोसिटी 99.9 समथिंग हो जाती है तो उस पॉइंट तक ये जो आपकी लेयर बनेगी इसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। तो सबसे पहले नो स्लिप कंडीशन क्या होगी, देखिएगा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर तो देखिए टेंजेंट आप ले ही नहीं सकते ना, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एट द रॉक सरफेस एंड दस द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस इज आल्सो ज़ीरो। यानी वहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। कोई भी सरफेस हो, रॉक सरफेस हो, यहाँ पर हमने प्लेट ले ली है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि पानी की जो लेयर है ये इसके साथ, प्लेट के साथ स्टिक हो जाती है। ठीक है, स्टिक टू द सरफेस ड्यू टू द विस्कस इफेक्ट एंड देयर इज़ नो स्लिप, दिस इज़ नोन एज नो स्लिप कंडीशन। बस इसको आपने यहीं तक रखना है कि जो फ्लूइड है वो सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है और वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए इसको हमको क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसी नो स्लिप कंडीशन की वजह से ना बाकी लेयर की भी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। यानी ये जो सेकंड नंबर पे मालिक्यूल हैं, इसके आगे वाले मालिक्यूल हैं, अगर वो पहले ज़्यादा थे तो इसकी वजह से इनकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। बाउंड्री लेयर मैंने आपको बता दिया है कि द फ्लो रीजन, इसको चले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, द फ्लो रीजन adjacent to the wall in which the viscous effect and the velocity gradient significance is called the boundary layer। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर विस्कस इफेक्ट क्या हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल कम होता है। यानी एक पॉइंट जहाँ पर विस्कस इफेक्ट ना होने के बराबर तो होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ऐसा नहीं कि विस्कस इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। यानी उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक विस्कस इफेक्ट रहता है, उस पॉइंट तक की जो लेयर है वो आपकी बाउंड्री लेयर कहलाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें बाउंड्री लेयर के बाद आगे हम कर लेते हैं जी फ्लो सेपरेशन। अच्छा, फ्लो सेपरेशन को समझने के लिए मैं आपको इस ग्राफ की तरफ लेके आऊँगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। सपोज आपके पास एक कर्व सरफेस है, या कह लें कि एक बॉल है, सपोज ये कोई भी कर्व सरफेस हो सकती है। तो इस कर्व सरफेस में आपने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर जाते जाते आपकी लेयर बनती है जिसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे आके ना, यह कह लें कि किसी एक ख़ास पॉइंट पे आके वो जो बाउंड्री लेयर है उसका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेयर होगी या पानी होगा वो बैक साइड पर फ्लो करना शुरू कर देता है, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। जिस तरह आपने बाल देखा होगा, स्विंग होती है, तो इसी तरह इस एक ख़ास पॉइंट पे क्या होगा, जहाँ पर डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर वो वाटर जो है वो बैक की तरफ आना जाए, बैक फ्लो करना शुरू कर जाता है।
तो इसी को हम बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। ठीक है, यानी फ्लो का सेपरेशन होना, फ्लो अलग हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ करने वाली है वो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं आपको बता चुका कि इस फ्लो सेपरेशन के लिए आपकी सरफेस क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए। कह रहा है एट सिलेंडर सफिशेंट हाई वेलोसिटी बाउंड्री लेयर कैन नो लॉन्गर रिमेन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो बाउंड्री लेयर है वो मज़ीद नहीं रहती, सरफेस के साथ अटैच नहीं रहती। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस अ प्रोसेस कॉल्ड फ्लो सेपरेशन। ठीक हो गया, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके। और इसके बाद आगे नो टेम्परेचर जंप कंडीशन क्या होती है कि अगर दो डिफरेंट हीट की बॉडी को आपस में कांटेक्ट किया जाए, टच किया जाए, तो ये आपने फिनोमेना पढ़ा होगा कि ज़्यादा हीट वाले बॉडी से हीट कम हीट वाले बॉडी की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट करते हैं वहाँ पे दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, वहाँ पे टेम्परेचर जंप नहीं होता। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। ए फ्लूइड एंड अ सॉलिड सरफेस हैव द सेम टेम्परेचर at the point of contact, this is known as the no temperature jump condition। बस इसको इतना ही करना है। इंशाल्लाह वीडियो में हम टॉपिक 4 से ऑनवर्ड देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।